मित्रों, आइए आज एक और सत्य कहानी लेकर आपके सामने आए। उस दिन गर्मी बहुत थी, सूरज आग उगल रहा था और दिन था 21 अप्रैल। दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर पानीपत नामक शहर में उस दिन भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल रहा था। उस दिन हुआ वह घटनाक्रम, अगर नहीं हुआ होता तो दिल्ली में लाल किला नहीं होता और आगरा का ताजमहल नहीं होता। संपूर्ण रूप में आज जो भारत है उसका चेहरा कुछ और होता और इतिहास कुछ अलग होता। लगभग 490 वर्ष पहले आज के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले को भारत के भविष्य के साक्षी बनने का अवसर मिला था। यहां एक इतिहास का गवाह होने का अवसर था। हम ये कह सकते हैं कि यही वह स्थान है जहां पहला रक्त रंजित युद्ध, जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए परिवर्तित किया, लड़ा गया था। यह घटना 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इसे पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यह लड़ाई दिल्ली के गद्दी के लिए नहीं बल्कि भारत की कब्जे के लिए लड़ी गई थी। इसमें दो पक्ष थे। एक था काबुल के तत्कालीन शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी रियासत फरगाना और समरखंड के खोने के बाद बहुत मुश्किल से काबुल पर कब्जा किया था। उस समय काबुल में विभिन्न शासक वंश थे, अलग अलग शक्ति केंद्र थे। उनमें शक्ति की जंग चल रही थी। यह पता चलता है बाबर कि जब 11 साल का उम्र था तब वह फरगाना किंगडोम का राजकुमार था। वहां उनके पिता का निधन हो गया। वह राजा बन गए जब उसके उम्र 13 वर्ष की थी। फरगाना एक छोटा सा राज्य था जो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित था। जब वह इस राज्य को अधिकार लिया तो उसके कॉसिन्स अंकल उसे हटाने का प्रयास किया। 20 साल तक उसको 3 बार फरगाना और समरखंड से बाहर किया गया। फिर भी तकरीबन 1504 में उसने काबुल का कब्जा कर लिया। तब एक नई स्थिति आ गई थी और इससे भारत को लेकर बाबर की आकांक्षाएं बढ़ने लगी थीं। उस समय दिल्ली के गद्दी पर इब्राहिम खान लोदी बैठा था। पानीपत की पहली लड़ाई का दूसरा पात्र था लोदी वंश का यही तीसरा शासक इब्राहिम लोदी। उनके एक भाई भी था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अभिमानी थे और वे सुल्तान बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजपूतों के साथ संधि की। जब सिकंदर लोदी के खिलाफ इब्राहिम लोदी ने कदम उठाया तो सिकंदर दिल्ली से भागकर राजपूताना की ओर चले गए। यह इतिहास के स्रोतों के आधार पर जाना जाता है। सिकंदर लोदी और उनके कुछ साथियों ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ काम किया और दिल्ली को अपने अधीन में लेने की कोशिश की। तब बाबर को भारत में आमंत्रण दिया गया। बाबर ने काबुल को तो अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन काबुल वह जगह नहीं था जिसे वह चाहता था। उसे संतुष्टि नहीं मिली, परंतु 1523 में आया गया भारत में आमंत्रण उसे समझा दिया कि यह सही समय है। 1524 में बाबर ने लाहौर पर कब्जा किया, जो कि उस समय पंजाब के लिए महत्वपूर्ण था। वहां उसने गैरिसन के लिए एक किला बनवाया। साल 1525 में बाबर ने एक बार फिर काबुल को छोड़कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तत्कालीन भारत में बाबर का प्रवेश हुआ जब उसकी सेना ने 17 नवंबर 1525 को पेशावर के पूर्व से बहने वाली हारू नदी को पार किया। उसने 28 दिनों में सिंधु नदी तक पहुंचा। बाबर ने 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी को पार किया। इस अवस्था में बाबर ने अपनी सेना का लेखा जोखा किया और उसने लिखा कि मेरे पास 12,000 की सेना है। बाबर की यह सेना आसानी से भारत में आगे बढ़ रही थी। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ अग्रसर किया। उसकी सेना ने सतलुज नदी को पार किया और वह अंबाला तक पहुंच गया। बाबर की सेना की ये नेतृत्व अलग अलग था। उनकी तकनीक और कौशल में विशेषता थी। बाबर के पास बहुत अधिक संख्या में फोर्सेस नहीं थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके पास लगभग 12 या 15,000 की सेना थी। उस फौज में सभी वेटरन्स शामिल थे जो 7 से 8 लड़ाइयों में भाग ले चुके थे। अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान में लड़ी गई जंग में भाग लिया और ट्रेंड बैटल्स एडल्ट्स में यह वेटरन्स थे। 3 मुख्य चीजें बाबर की फौज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। पहला, बाबर का तोप, जिसे इस प्रकार से किसी भी फौज ने पहले हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरा, वह विशेषता जो मध्य एशिया की थी, जिसे हम घुड़सवारी, तीरंदाजी, माउंटेड आर्चर्स और अन्य चीजों के रूप में जानते हैं। तीसरा, बंदूक। बाबर ने रोपण के बाद शाहबाद से सरस्वा तक अपनी फौज को आगे बढ़ाया। सरस्वा से आगे बढ़ते हुए
उसने आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में बैलगाड़ियों की खरीदारी शुरू की। यह उसकी एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा था। सरस्वा को पार करके बाबर ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। 1 अप्रैल 1526 को बाबर पंजाब से पार करते हुए पानीपत में पहुंचे। उन्होंने वहां अपनी छावनी बनाई और उस समय यह खबर भी आई कि इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख फौज है। उनकी सेना के पास हाथी थी। बाबर ने अपने अन्य साथियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद उन्होंने तय किया कि इब्राहिम लोदी का मुकाबला पानीपत के मैदान में होगा। इस युद्ध में भारत का भविष्य निर्धारित होने वाला था। उस समय उनकी सेना में लगभग 20 से 25 हजार फौजी थे, लेकिन पानीपत की स्थिति बाबर के खिलाफ थी। मैदानी इलाकों में ज्यादा सेना की आवश्यकता थी, जो बाबर के पास उपलब्ध नहीं थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 4-5 गुना अधिक सेना थी। जब उन्होंने दिल्ली सल्तनत की फौजों को देखा, उनकी आकार, उनकी उपकरणों को देखा, तो बाबर की सेना ने बहुत ही साधारण सा दिखी। वे समझते थे कि लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं है, वापस जाना चाहिए। बाबर इस विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने थोड़ा सा रुककर और परीक्षण किया। शायद इससे उनकी सफलता हो। बाबर और उनकी टीम ने ध्यानपूर्वक एक रक्षात्मक मोर्चा तैनात किया। यह मोर्चा दुश्मन को अपने पास आने देता था और फिर उन्हें सीधे सामना करना पड़ता था। बाबर ने एक योजना बनाई। एक तरफ पानीपत कस्बे की दीवार थी, दूसरी तरफ यमुना नदी थी और बाबर ने 700 बैलों की एक पूरी रेलवे गाड़ी का निर्माण किया और बीच में थोड़े थोड़े रास्तों को बनाया गया। हर एक के बीच लेदर या कनेक्शन था ताकि दुश्मनों को पार करने में दिक्कत न हो। एक व्यक्ति के पैर के बीच लगभग 4 या 10 फीट का अंतर था। उनके आर्चर्स और बंदूकधारी व्यक्तियों के बीच 200 से 250 मीटर का दूरी था। एक बड़ा सा अंतर लगभग 8 या 10 मीटर का इस गैप के बीच था। इस गैप से उनके बड़े आर्टिलरी, कजान और घोड़े सवार उपयोग कर सकते थे। इस रक्षात्मक स्थिति में लोग इंतजार कर रहे थे और दोनों पक्षों को यह इच्छा थी कि वे अपना पहला हमला करें। बाबर ने पानीपत शहर को एक पलंग के रूप में तैयार किया था, ताकि स्पष्ट हो कि पानीपत शहर के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण हमला नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी सेना को एक साथ दाएं बाएं खड़ा किया। केंद्र में सबसे आगे स्काउट थे। उनका कार्य था दुश्मन की जानकारी देना, उनके अग्रिम के बारे में सूचित करना। उनके पीछे ट्रुप्स खड़ा था। उनका काम था दुश्मन को अपने दिशा में खींचना, उन्हें बदलते रहना, उन पर हमला करना। इसके बीच में पुल था, जहां पावर इंतजार कर रहा था। जब इब्राहिम लोदी पानीपत की दिशा में बढ़ रहे थे, तो बाबर के स्काउट उन्हें बता रहे थे कि यह सेना कैसे आ रही है, बहुत सारे हाथी के साथ। इब्राहिम लोदी की सेना में 20,000 सैनिक थे, जिनमें से 5,000 उसके अपने थे और दूसरे 3,000 उसके सहायकों थे। लेकिन कभी भी एक साथ मिलकर प्रशिक्षण नहीं किया गया था। कोई कानून और अनुशासन नहीं था। यह बिल्कुल एक मेला की तरह था, एक संगठित सेना की बजाय। हालांकि 12 अप्रैल 1526 को काबुल से चली बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना ने पानीपत में एक संघर्ष शुरू कर दिया था। इससे स्पष्ट हो गया कि भारत का भविष्य अब पानीपत में ही तय होगा। बाबर तेजी से कार्रवाई में था। वह वर्तमान में भारत में हमला करने के लिए तैयार था। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी पानीपत में इंतजार कर रहा था। थक जाने के बाद अंत में बाबर को पहल की जरूरत पड़ी। 19 अप्रैल को बाबर ने इब्राहिम लोदी के कैंप पर एक विशाल रेड लॉन्च किया, जिसमें लगभग 4,000 लोग शामिल थे। हालांकि यह रेड विफल रहा, क्योंकि जो लोग उसमें भाग लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। जब वे इब्राहिम लोदी के पास पहुंचे, दिन ढल रहा था और अफगान ने उन्हें देख लिया, उन पर हमला किया। बाबर का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि जब अफगानों ने देखा इतनी बड़ी सेना को इतनी आसानी से हरा दिया, उन्हें लगा कि अब वे भी इसे पूरी तरह से हरा सकते हैं और वे तैयार हो गए इसके लिए। इब्राहिम लोदी की योजना स्पष्ट थी कि जो आगे आए मार दें और वह आगे बढ़ता रहे। सामने उनके 300 योद्धा थे। इब्राहिम लोदी की टैक्टिक्स बहुत ही सरल थी। वह चाहता था कि वह योद्धा लेकर आगे बढ़े और अफगान को समाप्त करे। बाबर के दल ने बाबर को सूचित किया कि
कि इब्राहिम लोदी आगे बढ़ रहा है। पानीपत की पहली लड़ाई एक नाजुक मोड़ पर थी। इस घटना के साथ ही भारतीय इतिहास की एक नई धारा आरंभ हुई थी। बाबर ने अपनी पूरी शक्ति को लगा दिया था। अगर लड़ाई आगे बढ़ती तो बाबर के लिए कोई विकल्प नहीं था, बल्कि सिर्फ वापस लौटना ही था। अगर उन्होंने 21 अप्रैल को पीछे हटने का निर्णय लिया होता तो आज भारत में न ताजमहल होता और न ही दिल्ली का लाल किला। अकबर जैसे नाम का बादशाह का इतिहासी उल्लेख ही न होता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट्स, लाइक्स करके जरूर बताइए। वीडियो शेयर भी करें पानीपत वॉर सीरीज का आने वाली वीडियो देखने के लिए।